हेलो। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आई हूँ मेरी लाइव क्लास है। जैसे कि आजकल आप पिछले कुछ सेशंस में देख रहे हैं कि मैं लाइव क्लास जो है वो डाल रही हूँ। ये वोकेबलरी सेशन होता है हमारे यहाँ, हफ्ते में 2 दिन होता है। और इसमें ये बेसिकली जो क्लास है इसमें DSSB UKLT और इनके लिए हेल्पफुल है। और बेसिक ये जो मैं अभी करवा रही हूँ इसमें मेरे DSSB के स्टूडेंट्स हैं। और क्योंकि ग्रामर में जब ये वाला सेशन होता है मैं सभी लोगों को साथ में लेके चलती हूँ इसमें। तो ये जो सेशन है इसमें बस एक चीज़ मिसिंग है कि इसमें मैंने अभी जो है जंबल्ड वाले नहीं डाले हैं। इसमें एक सेशन है कि फटाफट स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, ईडियम फ्रेजेस और पैराग्राफ, और मैंने कुछ एरर्स भी जो हैं वो इसमें दी हैं। तो ये हमारा सेशन है, ये लाइव क्लास का है। और वीक में 2 डेज़ ये सेशन होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी एक टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो टीचिंग का एग्ज़ाम है, तो उसमें दोनों ही चीज़ें जो है उसमें होनी होती है। हाँ जी, पेडागोजी का भी इसमें है। और जो कुछ एग्ज़ाम्स में पेडागोजी भी आती है, तो मैं इसमें अभी अपना आप लोगों को जो दिखा रही हूँ लाइव क्लास आप लोगों को दिखेगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि DSSB का बैच बिल्कुल लेटेस्ट बैच जो चल रहा है अभी फ़िलहाल जो चल रहा है उसी का बैच को हमने वीडियो में भी कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि जो लाइव हमारा चल रहा है वो तो अवेलेबल है ही, जो लाइव है, और उसके साथ ही एक जो सिर्फ लिटरेचर के लिए। लेकिन ये जो बैच है वो वीडियो बैच है, रीसेंट क्लासेस का बैच है। इसमें जितनी भी जो नई क्लासेस हैं वो उसको जब वो रिकॉर्ड होकर डल जाती हैं तो वो उसमें जो है वो डाल दी जाती हैं। और देखिए, अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि भाई अब तो समय ही कितना बचा है, लेके क्या करेंगे, तो भाई देखो ऐसा है, जो मेहनत करना चाहते हैं वो 10 दिन में भी निकाल लेते हैं, और जो मेहनत नहीं करना चाहते उनके लिए 10 साल भी कम है। तो वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं। क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट थी जिसने यूपी पीजीटी, और जिसका बैकग्राउंड भी नहीं था कि मतलब वो जो है बहुत जो है काफ़ी लंबे समय से पढ़ रही है। वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रही थी, और यूपी पीजीटी एमए थी। और जो है उसने मेरे से, जब उसने 2021 में एडमिशन के लिए कहा, उसे मैंने मना भी किया था कि भाई इतनी जल्दी अब नहीं हो पाएगा, अगले महीने एग्जाम है। तो उसने कहा था आप मुझे एडमिशन दे दो, मैं अपने आप जो है वो कर लूँगी। ज़बरदस्ती उसने एडमिशन लिया, तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। एंड विद इन 15 डेज और जो है उसने एग्ज़ाम जो है वो निकाल लिया था। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे थे, तो इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे से वो हुआ। और उसने एग्ज़ाम जो है यूपी पीजीटी का फर्स्ट अटेम्प्ट में पे दिया, भी पहली ही बार, तो उससे पहले एग्ज़ाम भी नहीं दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में विद इन 15 डेज। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो सिर्फ मेरी कराई हुई तैयारी है, अपनी खुद की भी लगन है, मैं सही तैयारी, सही डायरेक्शन उसको मिला है। तो मैं वही वाली बात हमेशा कहती हूँ। देखिए, मैं बहुत ब्लंट हूँ, जो मुझे बोलना होता है वो मैं बोल देती हूँ कि ना इधर की सुनो ना उधर की सुनो, अपने दिल की सुनो। तुमको लगता है कि तुम तैयारी कर सकते हो, और अगर अपने है अपना टाइम को मैनेज करना वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें लगता है कि जॉब चाहिए, अब जॉब प्लेट में सजा के नहीं मिलती, जॉब चाहिए, फॉर्म भरा हुआ है, और लगता है कि हाँ तैयारी कर सकते हैं तो खरीद लो। और जो है नहीं लगता कि भैया मैंने, तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब के सेशंस देखिए, उससे आपको जो हेल्प मिले आप वो करिए। इसके अलावा जो यूके वाला है, चूंकि यूके का बैच जो है वो सिर्फ यूके वालों के लिए है, तो ये वाला जो बैच है हमारे DSSB वाले बैच में जो जितना भी मटेरियल है वो उनको बुक फॉर्म में जाता है, मगर इसमें सारी चीज़ PDF फॉर्म में रहती है। तो आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करके उसमें देख सकते हैं स्टोर में जाके कि क्या क्या मटेरियल है। इस समय यूपी टीजीटी के लिए भी वीडियो बैच है, और वो टाइम टू टाइम अपडेट होता है। जैसे अब भी उसमें मटेरियल अपडेट हुआ, कोई भी नई चीज़ होती है तो वो उसमें अपडेट हो जाती है। ऐसा नहीं है पुराना धुराना बैच ही चले जा रहा है। और वीडियो बैच है वो भी, लेकिन अपडेट हुआ है अभी। और इसके अलावा जो यूपीटीजीटी की तैयारी कर चुके हैं 2 साल से, उनके लिए एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच करके है जो खरीद सकते हैं। और उसमें 50 टेस्ट पेपर्स जो है मैंने डिस्कस किए। खाली अलग से कोई प्रैक्टिस मटेरियल और ये सब हम नहीं बेचते हैं। तो चलिए थोड़ी देर में आपको मेरी क्लास जो है अब वो दिखेगी। पहले मैं जो मुझे आज पढ़ाना है वो उसको निकाल लूँ मैं उस चीज़ को, फिर मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ। तो चलती हूँ अब मैं अपनी क्लास में, और यहाँ मैं अपनी क्लास में अब आ गई हूँ। हेलो।
गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको अपनी स्क्रीन पे जो है वो दिख रहा है कि मैंने आज आप लोगों से कहा था कि क्या करवाना था आज मुझे श्वेता। मैं भूलना भी चाहूँ तो ये मुझे भूलने थोड़ी दे सकती है। क्या करवाना था बहन? हैं? हाँ, सही जवाब। कि हमें जो है, वैसे जवाब दिया नहीं है, मैंने मन में सोच लिया कि वो कैब जो है वो कैब और कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। अरे 14 में एंकोमियम की जगह बेंकोमियम क्यों लिख दिया यो? बिना एंकोमियम की जगह बेंकोमियम लिख दिया तुमने। और किस में? चलो बालकों, तो सबसे पहले हम लोग जो करेंगे वो दिख रहा है आप लोगों को। ये आपके सिनोनिम्स हैं और आपको इनके सिनोनिम जो हैं वो ढूंढने हैं। मैं भी अपना पेन अपने हाथों में ले लूं और शुरुआत करती हूँ। चलो शुरू करते हैं। सिनोनिम्स। रेस्टिव, इसका सिनोनिम क्या होगा? रेस्टेड, रेस्टलेस, लिमिटेड, लिमिटलेस। जल्दी जल्दी जवाब दो। रेस्टेड, रेस्टलेस, लिमिटेड, लिमिटलेस। आवाज नहीं आई। हाँ, संगीता ने जवाब दिया है डी। मैं नहीं सुनिया, आवाज नहीं आई, जल्दी बताओ। उसने दिया है भा, कोई ना कोई सा तो होगा। ए है, डी है, सी है, कुछ तो होगा ही मैडम। अब हमारा जब किसी का भी कुछ तो, बहन ऐसा है, रेस्टिव का मतलब होता है फिजिटी, बहुत ही ज्यादा जो होता है ना बेचैन आत्मा, है ना, जो बहुत ही बेचैन होते हैं ना, उन्हें रेस्टिव कहा जाता है। बेचैन आत्मा कि अब ये कर लूं, अब ये कर लूं। रेस्टलेस, बहुत ही बेचैन आत्मा जो होते हैं उन्हें रेस्टिव कहा जाता है। द आंसर इज बी। ए आ गया, सी आ गया, डी आ गया, बस बी नहीं आया था। द रेस्टिव इज रेस्टलेस, बेचैन। बेचैनियां जो होती हैं वो रेस्टिव रेस्टलेस होते हैं। जब रेस्टलेस हो जाते हैं ना, व्हेन वी फील रेस्टलेस कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, तो उसे जो है उसे रेस्टलेस जो होता है उसे कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट वर्ड है प्रीमॉनिशन। प्रीमॉनिशन, इंसाइट, अनसर्टेनली, फोरवार्निंग, स्कोप। प्रीमॉनिशंस का मतलब होता है कि किसी बात की भविष्यवाणी करना, कि पहले से किसी बात की कुछ प्रीमॉनिशंस होने का मतलब होता है पहले से भविष्य दिखना किसी चीज़ की, जो है वो किसी चीज़ का भविष्य जो है वो दिखना, कि पहले से किसी बात की भविष्यवाणी करना, एंड दैट इज कॉल्ड प्रीमॉनिशंस। तो प्रीमॉनिशन का हो गया बिल्कुल। अब ये सही जवाब दिया, दैट इज फोर वार्निंग। दैट इज फोर वार्निंग। तो जैसे भाई कभी कभी ऐसा होता ना कि किसी चीज़ के लिए हमें प्रीमॉनिशन सुन लगते हैं, मतलब पहले से किसी चीज़ का, जब पहले से किसी बात का कुछ एहसास सा जो होता है। नहीं, फोरटेल नहीं होता। देखो, फोरटेल और फोर वार्निंग में अंतर होता है। ये फोरटेल का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। फोर वार्निंग का मतलब इस सेंस में ये है कि कोई कुछ वैसा होने लगा है, कुछ बुरा होने वाला है, तो उसका जो एहसास है वो पहले ही हो जाता है, उसे प्रीमॉनिशन कहा जाता है। जो कुछ बुरा होना है, अरे तुम एकता कपूर के सीरियल ना देखते, वैसे तो देखने भी नहीं चाहिए, मगर मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। उसमें तुम्हें दिखाया नहीं जाता कि क्या क्या चीज़ें से जो है वो प्रीमॉनिशंस होते हैं। एक ऐसी फीलिंग, समथिंग अनप्लेजेंट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। जब अपने पूर्वानुमान, पूर्वबोध हिंदी में ये बोलते हैं, आगामी संकट के बारे में जो आभास होता है, जो देखो इंट्यूशन जो होता है ना किसी चीज का पूर्वाभास होता है, लेकिन प्रीमॉनिशंस होते हैं कुछ गलत जब होने वाला होता है ना, तो उसका जो एहसास होता है। कुछ गलत जो हो जाता है तो उसका एहसास, जैसे कि कोई सो रहा है, अगले दिन उसको जो है प्लेन में जाना है, उसे ये एहसास हो कि प्लेन कहीं क्रैश, ऐसा लग रहा है जैसे प्लेन क्रैश हो जाएगा, तो दिस इज द आंसर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रीमॉनिशन। तो ये कहते हैं फाइनल डेस्टिनेशन मूवी में ऐसा है। अब इस बात पे मैं ये कह के कि ये मूवी मैंने नहीं देखी तो मैं मूर्ख साबित हो जाऊंगी, तो फिर भी मैं कह देती हूँ हाँ 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 हाँ, मैंने पिक्चर नहीं देखी है, अब मैं क्या कह सकती हूँ। ठीक है, तो प्रीमॉनिशन जो होता है उसका मतलब होता है पूर्वानुमान, पूर्वाभास, लेकिन किसी चीज के आने वाले संकट के बारे में, आने वाले संकट के बारे में जब पूर्वाभास हो जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रीमॉनिशन। ठीक है,
फोटेल तो होता है भविष्यवाणी, आने वाले संकट का। इंट्यूशंस जो होते हैं वो भी होते हैं, वो से भी पूर्वाभास कहते हैं, लेकिन वो कुछ गलत होने के नहीं होते जो इंट्यूशन होता है। प्रीमोनिशन कुछ गलत होने के लिए। चलो नेक्स्ट वर्ड है डीक्रेपिट्यूड। द नेक्स्ट वर्ड इज डीक्रेपिट्यूड। हाँ जी, देखो डीक्रेपिट्यूड, डीक्रेपिट, डीक्रेपिट्यूड। ये जितने भी बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं, जरा क्लास से बाहर निकल जाएं, कान पकड़ के खड़े हो जाएं, ठीक है? क्लास से बाहर निकल जाएं और जो है कान पकड़ के खड़े हो जाएं। देखा कितने सारे लेट आ रहे हैं। डीक्रेपिट्यूड बताओ। डिजीज, कूलनेस, क्राउड, फीबलनेस। डीक्रेपिट्यूड का मतलब क्या होता है? जैसे होता है ना कि डीक्रेपिट एज बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा जीर्णता, जीर्ण शीर्ण, बहुत ही ज़्यादा बुढ़ापे की वजह से, और पुरानापन, दैट इज कॉल्ड डीक्रेपिट। जैसे आप लोगों ने पुरानापन, डीक्रेपिट क्लोथ्स भी होते हैं, जीर्ण शीर्ण क्लोथ्स होते हैं ना, डीक्रेपिट जीर्ण शीर्ण कपड़े होते हैं। ज़ारा के कपड़े देखे तुमने कभी? भाई साहब ऐसा लगता है कि इसमें है क्या, जो इंसान पहनेगा क्या। नहीं देखो भैया, ऐसा है कि वो जो कपड़े होते हैं, वो इंसान जो है वो पहनेगा क्या। उसमें कभी सिर्फ इलास्टिक होती है जीन्स के नाम पर, उसमें से कुछ चीथड़े लटक रहे होते हैं। तो फैशन जो है आजकल, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जीन्स भी जब लोग पहनते हैं तो एक अच्छी खासी कुछ कुछ तो फटी हुई जीन्स बाजार में मिलती ही हैं, जो इधर से उधर से। आजकल तो ये है कि वो पूरी थाइस पे से पूरी फटी रहती हैं, पीछे से पूरी फटी रहती हैं। पहले के ज़माने में ऐसे कपड़े अगर कोई पहन के घूमता तो उस बेचारे को गरीब माना जाता। आज के समय में जितने फटे हुए कपड़े, उतना जो है वो अमीर इंसान है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत महंगी आती हैं। ज़ारा वारा के कपड़े को सस्ते तो आते नहीं हैं। तो ये जो है हम लोग गरीबों के कपड़े नहीं देख लेना चाहिए कभी कभी, ठीक है? तो डीक्रिपिट बहुत ही जीर्ण शीर्ण, तो फीबलनेस। लेकिन ये तो डीक्रिपिट क्लोथ्स के बारे में बोलेंगे, लेकिन डीक्रिपिट्यूड का मतलब होता है जैसे बहुत ही निर्बल हो, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ऐसा ज़्यादा जीर्ण शीर्ण से। फीबलनेस बहुत ही निर्बल हो जाए, जैसे बुढ़ापे की वजह से हो जाते हैं, तो डीक्रिपिट एज भी बोलते हैं, तो दैट इज फीबलनेस। तो इसका आंसर होगा फीबलनेस, ठीक है? क्रेवन, ग्रीडी, कावर्डली, फ्लैटरिंग, रेस्टलेस। ग्रीडी, कावर्डली, फ्लैटरिंग या रेस्टलेस, दैट इज क्रेवन। एंड द मीनिंग ऑफ क्रेवन इज, हाँ पूनम ने लेट आई है बहन, मगर जवाब सही दो। अच्छा, क्लास के बाहर से खड़े खड़े जवाब दे रही है क्या तू? हाँ भाई, क्लास के बाहर से खड़े होकर जवाब दे रही है। जो मैदान को छोड़ के भाग जाए वो क्रेवन है, जो लड़ने से पहले हथियार डाल दे वो क्रेवन है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे? दैट इज कावर्डली, बिल्कुल सही, दैट इज कावर्डली, ठीक है? कावर्डली, कायर, दैट इज कावर्डली, ठीक। अब उसके बाद होता है दैट इज विकेरियस। विकेरियस, ये आजकल जो है, ये आप लोगों ने ये जो वर्ड है ना, ये मैं आपको वैसे बताना चाहूंगी, एक चीज बताओ, आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह सब देखते हो? इंस्टाग्राम देखते हो? फेसबुक तो अब पुराना हो गया, मगर इंस्टाग्राम देखते हो? नहीं देखते तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो इंस्टाग्राम देखते हैं, अच्छा इंस्टाग्राम है या सोशल नेटवर्किंग या यूट्यूब है, आप देखते हो, आपने देखा होगा कि उसमें फूड व्लॉग्स बनते हैं। मैं काम की बात पूछने जा रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही मेरे चैनल को फॉलो करो इंस्टाग्राम वाले, मेरे भी दो चैनल है वैसे इंस्टाग्राम के, ठीक है? मगर मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि तुमसे फॉलो करो, मैं तो बस बता रही हूँ, जस्ट टेलिंग यू, ठीक है? खैर, तो मैं आपको जो बता रही थी कि विकेरियस क्या, आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पे लोग जो होते हैं ट्रैवल का एक्सपीरियंस बताते हैं, खाने का एक्सपीरियंस बताते हैं, फूड व्लॉगिंग करते हैं, खाने का एक्सपीरियंस बताते हैं, या कहीं किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ का फोटोज़ वगैरह डालते हैं, बताते हैं। आप उस चीज़ को देखकर उस चीज़ को उनके थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं, उस चीज़ को देख के उनके थ्रू, खुद नहीं एक्सपीरियंस करते,
उन जो दूसरा कर रहा है उसको देखकर एक्सपीरियंस करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विकेरियस। व्हेन वी एक्सपीरियंस फ्रॉम द एक्सपीरियंस, व्हेन वी फील समथिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, जब हम दूसरों के एक्सपीरियंस से अनुभव लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड विकेरियस। किसी की पिक्चर मूवी क्या कहते हैं, स्नैप्स को देखकर ये सोचना कि एक्सपीरियंस लेना कि हाउ वुड दे बी फीलिंग देयर, कि आप उस अनुभव को ले रहे हैं। किसी के अनुभव से खुद अनुभव लेना, किसी के अनुभव से खुद वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करा मगर वो चीज़ आप फील कर रहे हो दूसरे को देखकर, तो उसे विकेरियस कहा जाता है। द आंसर इज, अब बताओ क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? दैट इज बी, नॉट एक्सपीरियंस पर्सनली। अच्छा बताओ, ब्रोबीट। हर स्कूल में क्लास में एक बच्चा होता है जो बहुत ही ब्रोबीट होता है, ठीक है, धड़ाक धूम धूम, दैट इज ब्रोबीट। तो वो क्या होता है? दैट इज ब्रोबीट, टू बुली। ब्रोबीट करता है, टू बुली करता है, किसी को परेशान करता है, उसे कहते हैं ब्रोबीट। एंड द नेक्स्ट वर्ड, अभी आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। ये सही जवाब दिया है आपने। हाँ जी। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया सिलैरिटी। जरा देखिए और मुझे इसका मीनिंग बताइए। सिलैरिटी, सिलैरिटी, क्विकनेस, बैचलरहुड, लीनिएज, बैकवर्डनेस। सिलैरिटी, जैसे वो मैं आजकल एक्चुअली क्या है ना, मैं तो पढ़ाने के लिए भी मीम्स देख लेती हूँ। मैं मीम्स ऐसे देखती हूँ, मुझे पसंद आते हैं और मैं उसमें देखती हूँ कि आज मुझसे काम नहीं हो रहा, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मोमोज खाएगी? हाँ हाँ बताओ बताओ कहाँ जाना है। दिस इज कॉल्ड सेलेरिटी। जिन्हें मोमोज पसंद है, मुझे तो मोमोज पसंद है नहीं, ठीक है, तो जो है उसे क्या होगा, बहुत ही तेजी से हाँ 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 हाँ, गोलगप्पे, मेरे से कोई पूछे गोलगप्पे खाएगी? हाँ गोलगप्पे खाने चलेंगे, हाँ कहीं दर्द नहीं हो रहा है, कूद के चलेंगे, तो क्या कहेंगे? स्विफ्टनेस ऑफ मूवमेंट को क्या कहा जाएगा? दैट इज कॉल्ड स्लैरिटी। तो क्या आएगा इसमें? दैट इज क्विकनेस। सही जवाब दिया। पहले मुझे पूरा समझाना पड़ता है, फिर उसके बाद ये बताते हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, कॉन्ट्रैप्शन। कॉन्ट्रैप्शन, देखो कॉन्ट्रैप्शन का मतलब होता है एक बहुत ही डिफिकल्ट सी डिवाइस, बहुत ही डिफिकल्ट सी जो उपकरण होता है, इक्विपमेंट होता है, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैप्शन। जैसे कि पुराने जो प्लेन हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कॉन्ट्रैप्शन जो है वो बहुत ही खतरनाक कॉन्ट्रैप्शन हुआ करते थे, बहुत भारी होते थे, और वो तो बहुत ही मुश्किल सी, बहुत ही जटिल सा जो इक्विपमेंट होता है ना उसे कॉन्ट्रैप्शन कहा जाता है। बहुत ही जटिल सा जो डिवाइस है, बहुत ही जटिल सा जो इक्विपमेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज फेरे। फेरे 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 फेरे, तुझे ढूंढूं मैं गली गली, तू मुझे अपने घर के नुक्कड़ पे मिली। दैट इज बी, फेरे इज सर्च, द आंसर इज सर्च, बिल्कुल सही। एविंस, एविंस, देखो भाई ऐसा है कि किसी से पूछा क्या, जैसे बच्चे जब खेलते हैं तो बताते हैं हमें तो नहीं पता कि वो कहाँ पर है, हमें तो नहीं पता वो कहाँ छिपा हुआ है, तो बताओ क्या होगा? एविंस, हमें नहीं पता कहाँ छिपा हुआ है, तो क्या होगा? टू एग्जिबिट, शो करना, ठीक है। मुझे नहीं पता वो कहाँ पर मुझे नहीं पता वो कहाँ छुपा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? शो करना। एविंस का मतलब होता है टू एग्जिबिट, शो करना, ठीक है। अभी मैं सारे करवा दूं, फिर एक बार क्विक रिवीजन करवा दूंगी, ठीक है। चलो अब है बाकी के नेक्स्ट है, दैट इज एंटोनिम्स। फर्स्ट वन इज फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस का उल्टा क्या होगा? पहले मुझे फॉरबियरेंस का मीनिंग जो है आपको बताना होगा, उसके हिसाब से आप लोग जो हैं मुझे उल्टा बताएंगे। इतने सारे, देखो भाई, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना, टॉलरेंट होना, बहुत संयमी होने को बोलते हैं। बहुत संयमी होना जो है, संयम रखना, फॉरबियरेंस होता है टू बी टॉलरेंट, ठीक है, टॉलरेंस रखना, टॉलरेंस को बोला जाएगा फॉरबियरेंस, संयम, ठीक है। तो फॉरबियरेंस से संयम रखना, तो उसका उल्टा क्या होगा? दैट इज इनटॉलरेंस। फॉरबियरेंस का उल्टा होगा
दैट इज इंटॉलरेंस. सो संयम का उल्टा होगा असंयम, फॉरबियरेंस. जैसे कुछ लोग कुछ भी परिस्थिति आए दे कीप देयर कूल, और दे कीप फॉरबियरेंस, कि वो अपना टॉलरेंस जो है रखते हैं, वट एवर बी द सिचुएशन वो हमेशा रखते हैं. और कुछ लोग बहुत जरा जरा सी चीज़ पे ही अपना जो कूल है वो लूज़ कर देते हैं. मेरी तरफ इस तरीके से मत देखो, ठीक है. मुझे पता है तुम्हारी आंखें जो कि स्क्रीन के पीछे हैं वो मुझ पर ही लटकी हुई हैं, ठीक है. तो ये फालतू की बात मत करा करो मुझसे. इसका आंसर सी है. चलो चलो, मुझे पता है तुम्हारी आंखें जो है कहाँ पर लगी हुई थी. सिनोनिम होगा इसका पेशेंस, बिल्कुल इसका सिनोनिम पेशेंस होगा, ठीक है. चलो, पल्ट्री, ऑब्सोलीट, कॉशियस, रैंडम, प्लेंटीफुल. पोल्ट्री, पोल्ट्री का पोल्ट्री का मीनिंग क्या है भाई? बहनों जरा ये बता देना पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोल्ट्री? ये पोल्ट्री का मतलब होता है बहुत कम, बहुत ही कम को बोला जाता है, मात्रा में कम को पोल्ट्री कहा जाता है. जैसे कि जो है कि शादी में गए और खाना वहाँ पे जो है 400 लोग बुला रखे हैं, 50 लोगों का खाना बनवा रखा है, तो दैट इज पोल्ट्री, ठीक है. कि शादी में गया 50 लोगों का खाना बना हुआ, 400 लोग आ गए, तो वो क्या होगा? पोल्ट्री फूड. तो और जो है, और उसमें भी लोग ऊपर तक प्लेट भर ले, इतनी सी प्लेट ले जा रहे हैं और यहाँ तक प्लेट भर ली है, और वो 50 लोगों का खाना भी 25 लोगों का ही रह गया, ठीक है. तो वो तो पोल्ट्री हो गया. उसके उल्टा क्या होगा? दैट इज प्लेंटीफुल. द आंसर इज डी, प्लेंटीफुल, ठीक है. तो इसका आंसर है डी, प्रोपेंसिटी. प्रोपेंसिटी का मतलब होता है किसी चीज के प्रति झुकाव, किसी चीज के प्रति झुकाव. जैसे कि तो जब कभी कोई इंसान जो है वो किसी चीज के प्रति जो लाइकिंग होती है ना, उसको बोला जाता है प्रोपेंसिटी. तो लाइकिंग का उल्टा क्या होगा? लाइकिंग का उल्टा क्या? इंक्लिनेशन इसका सिनोनिम होगा. तो इसका उल्टा क्या होगा? दैट विल बी डिसइंक्लिनेशन. प्रोपेंसिटी का मतलब होता है लाइकिंग फॉर समथिंग, झुकाव, किसी चीज की तरफ झुकाव. जैसे कि अगर हम ये कहते हैं कि he has the propensity towards smoking when he is in जो है when he is in tension, तो he has propensity for smoking. तो प्रोपेंसिटी है, अगर स्मोकिंग के लिए प्रोपेंसिटी है, तो डिसइंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज के प्रति रुझान ना होना. तो प्रोपेंसिटी का उल्टा होगा, इंक्लिनेशन का उल्टा होगा डिसइंक्लिनेशन. ये एंकोमियम है, भगवान जाने कौन सी भाषा का शब्द लिख गया है ये, तो दैट इज एंकोमियम. एंकोमियम, एंकोमियम का मतलब होता है तारीफों के पुल बांध देना, बहुत ज्यादा तारीफों के पुल बांध देना, दैट इज एंकोमियम, ठीक है. कि बहुत तारीफ करना, इतनी तारीफ करना कि खुद को ही समझ में ना आया, डू वी डिजर्व दिस, हम ऐसे हैं, ठीक है. जैसे कि मेरे को तो लगता है कि जो आजकल फोन में जो कैमरा होता है ना, भयंकर जो फिल्टर होते हैं उसमें, वो भयंकर एंकोमियम ही के एक सॉर्ट ऑफ एंकोमियम ही है. भाई साहब, आपके चेहरे पे कोई काला तिल होगा ना, आईफोन का तो मैं कैमरे का इस तरीके से नहीं कहूँगी, लेकिन और जो चीज़ें हैं और जो फ़ोन होते हैं उनमें आपके चेहरे पे का तिल है ना, बंदा वो काला रंग का फ़ोन हो, तिल भी नहीं छोड़ेगा आपके कि नहीं नहीं कोई काला धब्बा भी नहीं अच्छा लग रहा. ऐसा साफ सुथरा चमकता हुआ चेहरा न करके आएगा कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि ये हम ही है. हाँ, तिल भी हट जाता है, तिल भी हट जाता है. और जो फिल्टर्स लगा लेते हैं वो तो जो आजकल ये दिखाते रहते हैं ना, ये वाला सीरम लगा लो तो चेहरा ग्लास स्किन हो जाएगी, ग्लास स्किन हो जाएगी. भाई साहब, किसी की ग्लास स्किन ना होती, वो फिल्टर लगा लगा के ग्लास स्किन बनाते हैं. वो किसी की ना होती है ऐसी ग्लास स्किन, क्या ऐसा वो अंदर से वेन्स भी चमक रही हो ये सीरम लगा के. 2-4 सीरम तो मैंने भी ले लिया चक्कर में, अभी तक तो ग्लास स्किन हुई ना मेरी. हाइपर क्रिटिसिज्म कर दिया मैंने, ये हाइपर क्रिटिसिज्म, ठीक. अभी तक तो ग्लास स्किन हुई नहीं, 2-4 दाने और निकल गया है, ऐसा बावला बना देते हैं. मैं सोचा भाई नहीं भाई, ऐसा है कि मैंने सोचा भाई जो मेरे एक अद्धा जो है वो काला स्पॉट वगैरह है, मैं भी ग्लास स्किन करके देखूं. मेरा मन कर रहा था बिल्कुल ऐसी ग्लास स्किन, जैसे वो फिल्टर लगा के ग्लास स्किन आती है ना, वो जो फिल्टर वाली ग्लास स्किन होती है, हाथ चमकती हुई यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चमक आ रही, यहाँ चमक आ रही. मैंने कहा बिना मेकअप के भी ऐसी चमक आ जाए तो ऐसे ले लूँ. अरे भाई, तो वो वाली तो मैंने सोचा, तो मैंने भी 1-2 सीरम ले लिए, पता चला वो दाने और निकल आया उससे सीरम से. बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं ये. तो एंकोमियम का उल्टा हो गया, दैट इज
हाइपरक्रिटिसिज्म। नेक्स्ट इज काइमेरिकल। पहले इस वर्ड का काइमेरिकल, पहले काइमेरिकल का मीनिंग समझेंगे, फिर उसके बाद जो है वो उसको इसका करेंगे। देखो जो काइमेरिकल होता है ना, ये एक ऐसी चीज होती है, एक असाधारण चीज, एक जो है एक एक्चुअली क्या है कि ये ना एक एक एनिमल है बेसिकली, और उसको ना विभिन्न उसके अंगों से, एनिमल्स के अंगों से बनाया गया। तो एक ऐसी चीज, एक असाध्य चीज, ए वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू, एन इल्यूजरी वर्क, कि जैसे मैंने कहा था ना, मैंने कहा भाई काइमेरिकल ही है कि जो है चांद पर जाएंगे और वहां पर अपना घर बनाएंगे, कि ना चांद सिपाही, वो जो है काइमेरिकल, एक असाध्य चीज है। या चांद पे तो फिर भी जा सकते हैं भाई साहब, अपन सूरज पे जाएंगे, सूरज पे जाएंगे सनस्क्रीन लगा के, ठीक है, सनस्क्रीन लगा के, और वो जो आजकल वो वाली वो आ रही है ना, वो जो वो स्कार्फ आ रहा है, वो बांध के जाएंगे, सूरज भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। तो भैया ऐसा है। अभी आपने कुछ दिन पहले वो सुना भी होगा कि जब चांद पे जो है वो हुआ भी था, तो फिर उसके बाद ऐसे ही लोगों ने मीम्स बनाने शुरू कर दिए थे कि अब सूरज पे जाएंगे, सूरज की वो चीज़ है। तो काइमेरिकल का मतलब होता है एक इल्यूजरी थिंग, एक इल्यूजन वाली चीज़, एक असाध्य काम, एक सिर्फ कपोल कल्पना जो होती है, काल्पनिक चीज़ जो होती है, उसे काइमेरिकल कहते हैं। तो इसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा? इसका होगा प्रैक्टिकल आइडिया। आज से कुछ साल पहले अगर कोई इंसान ये कहता कि आज से कुछ साल पहले अगर कोई ये कहता कि मैंने मेरे ख्याल से कई साल पहले एक किताब पढ़ी थी जिसमें मैंने एआई के बारे में पढ़ा था। तो वो किताब जो है उससे भी ज़्यादा पुरानी किताब थी। तो एआई के पे बारे में लिखा हुआ था कि सारे जो दरवाजे वगैरह है, सारी चीज़ जो है वो उससे संबंधित हैं। मतलब आप फेस दिखाते हैं तो खुलता है, और कोई कमांड देते हैं तो खुलता है। तो वो ना एक उस पर बता एआई पे था, सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे था। आज से अगर कई साल पहले, आप ये मान के चलिए 30-40 साल पहले अगर कोई एआई के बारे में बात करता, तो लोग उसको ये काइमेरिकल ही मानते कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कमांड दें और हमारे पहुंचने से पहले, है ना। तो जो है कि हमारे पहुंचने से पहले जो है घर के जो इक्विपमेंट है वो चलने शुरू हो जाएं या ऐसा हो जाए, तो नहीं मान सकता था। आज से कुछ साल पहले काइमेरिकल माना जा सकता था, लेकिन अब तो सब कुछ पॉसिबल है। एक होता है प्रैक्टिकल आइडिया, तो काइमेरिकल का उल्टा होता है प्रैक्टिकल आइडिया, दैट इज प्रैक्टिकल आइडिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज, चलो, पेट्यूलेंट, फियरलेस, स्क्रपलेस, इंडस्ट्रियस, काम। Petulant, and that is petulant. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत लेट हो गई भाई। हाँ जी, पेट्यूलेंट का जो मुझे मीनिंग बिल्कुल सही है, डी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेट्यूलेंट? शायद ये हम लोग वर्ड पहले भी कर चुके हैं। अ बैड टेम्पर्ड पर्सन इज कॉल्ड पेट्यूलेंट, है ना। अ बैड टेम्पर्ड पर्सन, एक बहुत ही खराब व्यवहार वाले व्यक्ति को पेट्यूलेंट जो है वो कहा जाता है। तो द आंसर इज, पेट्यूलेंट का आंसर है काम, ठीक है, दैट इज काम। इंडस्ट्रियस, मेहनती, फियरलेस जो होता है वो जो डरता निर्भीक होता है। और स्कैपलस का मतलब क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ये भी हम जो है वो कर चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा जो व्यक्ति डिटेल्स में यकीन रखने वाला होता है, द वन हु इज़ वेरी केयरफुल अबाउट डिटेल्स, दैट पर्सन इज नोन एज स्क्रैपलस। बहुत ही द पर्सन हु इज़ वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट डिटेल्स। अच्छा, अब उसके बाद है लैकोनिक। लैकोनिक, लैकोनिक का जो मीनिंग, देखो अनसिविलाइज्ड जो वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है कि जो व्यक्ति असभ्य होता है, टॉकेटिव, बोलने वाला, ठीक है। और लैकोनिक जो वर्ड है, सबसे पहले लैकोना या लैकोनिक का मतलब क्या है? लैकोनिक का मतलब लैक से बना है, तो लैकोनिक का मतलब क्या हुआ? यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, जो बहुत, जो कहते हैं ना, लिखने में, बोलने में बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करें तो लैकोनिक कहा जाता है। लैकोनिक,
बोलने में यूजिंग फ्यू वर्ड्स इन राइटिंग और स्पीकिंग, दैट इज कॉल्ड लैकनिक। तो उसका उल्टा क्या होगा भाई, जो बहुत ही बतौड़ा होगा, बतक्कड़ जो होगा, बहुत ही बड़ा वाला, तो दैट इज नहीं मतलब ये लैक ऑफ वर्ड्स नहीं होता, बट जैसे बेकन का स्टाइल होता है एफरिस्टिक स्टाइल है, बहुत कम में बहुत सारी बात कह देना। तो लैकनिक का मतलब होता है यूजिंग फ्यू वर्ड्स इन राइटिंग और स्पीच, बहुत कम शब्दों का यूज करना, दैट इज कॉल्ड लैकनिक। तो इसका उल्टा होगा आपका टॉकेटिव और एरुडाइट, मैंने पहले भी बताया था, वन हु शोज ऑफ हिज नॉलेज, जो अपने पढ़े लिखे होने का शो ऑफ करता है, दैट इज कॉल्ड एरुडाइट। वन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग, दैट इज कॉल्ड वन हु शोज दैट ही हैज ग्रेट नॉलेज ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड एरुडाइट। ठीक है। उसके बाद एक्सोडस, एक्सोडस मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में लोगों का भाग जाना। ठीक है, इसका हम लोगों ने एक बार पहले भी करा था, लेकिन ये मैंने जिस बुक में देखा, मैंने आपको एक्सोडस का बताया था। एक्सोडस का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में लोगों का घर से भाग जाना, अपना घर छोड़कर भाग जाना। और इनफ्लक्स का मतलब होता है कि बहुत एन अराइवल और एंट्री ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। इनफ्लक्स का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आना। ठीक है, एक्सोडस का मतलब, लेकिन एक्सोडस का मतलब होता है अपने घर को छोड़ के चला जाना। तो घर को छोड़ के चले जाने का इसमें जो एक वर्ड दिया हुआ है वो उसका क्या होना चाहिए, दैट शुड बी होम कमिंग। वैसे तो मेरे के हिसाब से इनफ्लक्स का मतलब होता है कि अचानक से कहीं पर किसी जगह पे बहुत ज्यादा लोगों का आना बढ़ जाना, दैट इज इनफ्लक्स। ठीक है। जैसे जब नवरात्र शुरू होते हैं तो वैष्णो देवी में लोगों का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आ जाते हैं। छुट्टियां होती हैं तो हिल स्टेशंस पे इन्फ्लक्स बढ़ जाता है, बट वो नहीं है कि वो हमेशा के लिए होता है। एग्जॉडस का मतलब होता है, हाँ बिल्कुल वही, मैं यही चीज कह रही हूँ कि इनफ्लक्स बोले था इन प्री आप, हाँ मैं वही तो चीज कह रही हूँ भाई, मेरे हिसाब से भी इसमें होना चाहिए था अराइवल, लेकिन इसमें इसका आंसर होम कमिंग दे रखा, तो मुझे भी ये लग रहा है कि इसमें इनफ्लक्स और होम, अभी क्योंकि मेरे हिसाब से भी एक्सोडस का मतलब तो मास जो है वो चला जाना, मुझे ये क्वेश्चन याद है पहले भी हुआ था हमारा। तो इसमें तभी बच्चों ने मास डिपार्चर ऑफ पीपल, बहुत सारी संख्या में लोगों का जाना, तो और फिर उसके बाद आना, तो इनफ्लक्स भी सही है, और लेकिन उसमें होम कमिंग का इसमें आंसर होम कमिंग दिया हुआ है, तो मैं इस वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा वो हो जाती हूँ कि इसका आंसर वैसे इनफ्लक्स, लेकिन वही वाली चीज जो मैं बता रही हूँ ना कि इस वाली बुक में इसका आंसर इसमें दिया हुआ है होम कमिंग दिया हुआ है। अब होता क्या है ना, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया रहता है। अब मैं वही वाली चीज कह रही हूँ कि मेरे हिसाब से तो ये इनफ्लक्स भी ठीक है। इनफ्लक्स का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आना, एक्सोडस का मतलब होता है मास डिपार्चर, बड़ी संख्या में लोगों का जाना। अब इसमें हो सकता है इन्होंने होम कमिंग इसका आंसर इसलिए रखा हो क्योंकि इनफ्लक्स जो है वो अराइवल जो है कुछ समय के लिए रखा हो, तो आई थिंक द आंसर ए इज करेक्ट एज कम्पेयर टू सी। चलो बाकी छोड़ते हैं इसको, और इसमें तो दोनों ही हमें, वैसे हमारे हिसाब से तो भैया ए ही है, अब हम इसको कुछ नहीं कर सकते, हम इसमें वो नहीं कर सकते। 19 अफ्लुएंस, ये आपको सबको पता है, एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि, तो उसका उल्टा होगा विपन्नता, गरीबी, द आंसर इज पावर्टी। मिजरी, परेशानी, स्टेग्नेशन, रुक जाना, एग्नी, दुख, एग्नी, एग्नी का क्या होगा, एग्नी का उल्टा क्या होगा भाई, एग्नी होता है दुख को बोला जाता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, डी भी हो सकता है, एक्सटेसी परमानंद होता है, एक्सटेसी इज परमानंद, तो बताओ भैया क्या होगा एग्नी का, एक्सटेसी परम आनंद को बोलते हैं। नहीं, लाफ्टर तो जो होता है उसका मतलब केवल ठहाका होता है, अगर आप हंस रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है आप खुश हैं। ब्लिस का मतलब भी परम आनंद होता है, एक्सटेसी का मतलब भी परम आनंद होता है। एग्नी दुख है तो उसका उल्टा होगा दुख सुख, खुशी गम, तो प्लेजर होगा इसका, दैट इज प्लेजर। परम आनंद के उसमें नहीं आता, परम आनंद तो भैया किसी भी स्थिति में आया जा सकता है, तो एग्नी का उल्टा होगा प्लेजर, द ऑपोजिट विल बी प्लेजर। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे आ जाते हैं। टू फ्री एनीथिंग फ्रॉम जर्म्स, कॉटराइज, स्टरलाइज, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरस। टू फ्री एनीथिंग फ्रॉम जर्म्स, ध्यान से देखो, ध्यान से देख के करना। आप पूरा से आपने क्वेश्चन पढ़ा क्या लिखा है, टू फ्री एनीथिंग फ्रॉम जर्म्स,
किसी चीज को जर्म से फ्री करना। क्वार्टराइज का जो मतलब होता है वो होता है शांत करना। क्वार्टराइज मीनिंग होता है किसी इन्फेक्शन को होने से रोकना, किसी चीज को रोकना। जैसे किसी को कोई घाव वाव हो जाए तो उस घाव को जला देना जिससे इन्फेक्शन ना फैले। एक होता है बच्चों की बॉटल्स जो हैं वो क्या करी जाती हैं, स्टरलाइज की जाती है। याद आया, बच्चों के लिए स्टरलाइजर्स लाए जाते हैं, स्टरलाइज की जाती हैं। क्यों की जाती हैं? बॉटल्स धोने के बाद दोबारा से स्टरलाइज की जाती हैं, करते हैं। अब जिनके छोटे बच्चे हैं उनको सबको याद आ जाएगा, और जिनके अभी भी हैं वो हमेशा, जिनके पास स्टरलाइजर्स नहीं होते वो बॉटल्स उबालते हैं। एक निश्चित तापमान तक उसको उबाला जाता है बॉटल्स को, कि एक भी जर्म उसमें ना रहे, यही करा जाता है। उसे कहते हैं टू फ्री एनीथिंग फ्रॉम जर्म्स इज स्टरलाइज। क्वार्टराइज का मतलब होता है किसी इन्फेक्शन को फैलने से रोकना, जैसे वुंड वगैरह है उसको जला देना। ठीक है, अब आ गया, मैम आपने बताया था, यस। एंटीसेप्टिक एंड एंटीवायरस जो होता है, एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि एक ऐसा कि जो चीज जहर नहीं फैलने देता, उसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक का मतलब सेप्टिक होता है जहर फैलना, तो एंटीसेप्टिक। एंटीवायरस होता है कि कोई वायरस ना फैलने दे, इसलिए वजह से कोई चीज कोई जब की जाती है उसे एंटीवायरस कहते हैं। मगर किसी चीज को जर्म से पूरी तरीके से मुक्त करना, दैट इज स्टरलाइज करना होता है, उसे क्या कहते हैं, स्टरलाइज करना कहते हैं। द आंसर इज बी। हाँ जी। द डिपॉजिटरी वेयर स्टेट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड। ये देखिए, द डॉक्यूमेंट्री वेयर स्टेट रिकॉर्ड्स आर प्रिजर्व्ड। हाँ जी, एंड दैट इज आर्काइव, कि जहां पर रिकॉर्ड्स वगैरह रखे जाते हैं उन्हें आर्काइव जो है वो कहा जाता है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, बिल्कुल सही, दैट इज एवियरी। एक्वेरियम में फिश रखे जाते हैं, और एपियरी में क्या रखे जाते हैं, एपियरी में क्या होता है, बीज, बिल्कुल सही। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स, जो कभी गलती नहीं करता, जो कभी गलती नहीं करता, दैट इज ए इनफेलिबल। जो कभी इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स, जो कभी गलती कर ही नहीं सकता, एंड दैट इज इनफेलिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसे सुधारा नहीं जा सकता। इनकॉरिजिबल मीन्स होता है कि जिसको सुधारा नहीं जा सकता, उसे कहते हैं बियॉन्ड करेक्शन, एंड दैट इज इनकॉरिजिबल। ठीक है, इन एक्सप्लिकेबल, जिसे समझाया नहीं जा सकता, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, दैट इज, एंड इम्परवियस का मतलब होता है नॉट, ये भी पहले हुआ था, नॉट अलाउइंग टू पास फ्लूड थ्रू, कि फ्लूड को पास नहीं होने देता, उसे इम्परवियस कहा जाता है। नॉट अलाउइंग टू पास फ्लूड थ्रू, जो फ्लूड को पास नहीं होने देता उसे कहते हैं इम्परवियस। अगर हम इसमें ये कहें कि जिसे भेदा नहीं जा सकता, फ्लूड, FLUID, जिसे भेदा नहीं जा सकता। अगर कोई चीज ऐसी जो है एक दीवार बना दी और पानी है, और पानी उस दीवार को भेद नहीं सकता, तो वो दीवार क्या कहलाएगी, इम्परवियस, अभेद्य, है ना। तो जो है उसे अभेद्य जो कहे तो उसे क्या कहेंगे, इम्प्रेग्नेबल है, यस, इम्पेनिट्रेबल है, तो उसे इम्परवियस कहा जाता है, विद नॉट अलाउइंग फ्लूड टू पास थ्रू, या जिसे भेदा नहीं जा सकता, दैट इज इम्परवियस। ठीक है जी, तो इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स, दैट इज इनफेलिबल। गवर्न बाय अ सेंस ऑफ ड्यूटी, जब हम किसी चीज को कर्तव्य मान के करते हैं, दैट इज कॉन्शियस। जो है बिल्कुल अपने जो है किसी चीज को कर्तव्य के सेंस से करते हैं, दैट इज कॉन्शियस। ये कॉन्शियस होता है सतर्क, ये कॉन्शियस होता है जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के करते हैं। तो कॉन्शियस जो है ये है आपका, जैसे कॉन्शियंस भी कहा जाता है, वह स्पेलिंग होती है ऐसी कंसाइंस, और बोलते हैं इसे कॉन्शियंस। और कॉन्शियस का मतलब होता है कि जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के करते हैं। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, दैट इज कॉन्ग्रीगेशन। जैसे भक्तजनों, ओ भक्तजनों, तो असेंबली ऑफ वर्शिपर्स होता है, दैट इज कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, भक्तजनों का जो समूह होता है उसे कहा जाता है, दैट इज कॉन्ग्रीगेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, 26 हो गए। इडियम फ्रेज, चैप्टर एंड वर्ड्स फॉर अ थिंग, chapter and words for a thing, to produce proof, to praise a thing, to make publicity, to attach value to a thing।
चैप्टर एंड वर्ड्स फॉर अ थिंग। चैप्टर एंड वर्ड्स फॉर अ थिंग का मतलब होता है किसी चीज का सबूत जो है वो प्रस्तुत करना। द आंसर इज ए, टू प्रोड्यूस प्रूफ। किसी चीज का सबूत प्रस्तुत करने को चैप्टर एंड वर्ड्स फॉर अ थिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैंने जो है आप लोगों को ये मेरे ख्याल से 11th आपका सेशन है, ठीक है। तो आपको जब भी कभी जो आते हैं कि जब भी कभी कोई मिलते जुलते वर्ड्स आ जाते हैं, कुछ तो याद आ जाते हैं नहीं आ जाते, जब है ना। तो इससे ये है कि भले ही जो है उससे जो है अब ऑब्वियसली इतने सारे तो जितने दुनिया में हैं उतने तो नहीं करा पाऊंगी, मगर वोकेबलरी फिर भी ये है कि हाँ इतनी डिफिकल्ट मैं सभी जगह से लेके करवाती हूँ जिससे कि आप लोगों को कहीं कोई परेशानी ना हो कि जो है मतलब कर लो क्वेश्चन देखो और जो है कि हाँ पढ़ा था कभी, देखो बहुत सारे याद कर रहे तो मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये टू प्रोड्यूस प्रूफ ये हो गया चैप्टर एंड वर्ड्स। बिड फेयर, next is bid fair. Have a good prospect to be just, try in a fair manner, fair effort. Bid fair, ध्यान से देखो, bid fair, फिर ध्यान से देखना। बिड फेयर का मतलब होता है किसी चीज के होने की संभावना ज्यादा होना। किसी चीज के होने की संभावना ज्यादा होने को बिड फेयर कहा जाता है। तो हैव अ गुड प्रोस्पेक्ट, किसी चीज के होने की संभावना जब ज्यादा होती है तो दैट इज कॉल्ड बिड फेयर। तो हैव अ गुड प्रोस्पेक्ट, दैट इज, ठीक है। तो ये है बिड फेयर, बिड फेयर लाइकली टू, तो इसका आंसर होगा ए, दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 29, टॉक शॉप। टॉक शॉप, टॉक अबाउट शॉप, टॉक इन शॉप, टॉक बिजनेस, टॉक टू द पॉइंट। यस, बिल्कुल सही। टॉक शॉप का मतलब होता है, शॉप मतलब बिजनेस, टॉक मतलब होता है बात करना, टॉक बिजनेस केवल बिजनेस के बारे में बात करना, दैट इज टॉक बिजनेस। टॉक टू द पॉइंट नहीं होता, टॉक बिजनेस, बिजनेस के बारे में बात करना, दैट इज कॉल्ड टॉक शॉप। टॉक शॉप, टॉक एक हमारे यहाँ है ना, या एक हमारे यहाँ तो फोन की दुकान है मेरठ में, मिस्टर टॉक, वो फोन बेचते हैं। लेकिन यहाँ जो है टॉक शॉप का मतलब है, टॉक शॉप मीन्स होता है टू टॉक अबाउट बिजनेस, बिजनेस के बारे में बात करना, एंड दैट इज टॉक शॉप। ट्रेड ऑन वन टोज, खुद सोचो, ये मैंने आपको याद है एक बार आपको पहले भी करवाया था, और ये ऐसे बताया था कि किसी के ये पैर हैं और कोई इन पर चढ़ के खड़ा हो जाए। याद करो याद करो, मैंने ऐसी तुम्हें गंदे से पैर बना के तुम्हें इसका एग्जाम्पल भी दिया था। ट्रेड ऑन वन टोज, तो कहता है किसी को परेशान करना। ये मुझे एकदम से याद आया, मैंने ऐसी पहले भी ऐसी आदि मानव जैसे पैर बनाए थे ये, तो ये जो है ये था आपका, ये दैट इज ट्रेड ऑन वन टोज, किसी के पैरों पर जो है चल देना, ठीक है। टू गिव ऑफेंस, किसी को परेशान करना। कैरी द कैन, कैरी द कैन, रिपरकशंस का मतलब होता है परिणाम। शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्ट द ब्लेम। द आंसर, कैरी द कैन का मतलब होता है एक्सेप्ट द ब्लेम। कैरी द कैन का मतलब होता है एक्सेप्ट द ब्लेम। अगर कभी घर में 3-4 भाई बहन है या 2-3 भाई बहन है, गलती करी सबसे बड़े ने, पिटेगा कौन सबसे छोटा? ही विल हैव टू कैरी द कैन, उसे कैन कैरी। या कुछ घरों में उल्टा भी होता है, गलती करते हैं छोटे, पिट जाते हैं बड़े, ठीक है। तो वो जो होता है कुछ घरों में उल्टा भी होता है, दे हैव टू कैरी द कैन। हाँ हाँ, वो इसलिए पिटते हैं कि तुम इतने बड़े होकर भी अपने छोटे भाई बहनों को नहीं संभाल सकते, तुमसे इतना नहीं होता, वो इसलिए पिट जाते हैं, ठीक है। कि काम करेंगे छोटे, पिटेंगे बड़े। कई बार तो जो होता है कि स्कूल वगैरह में भी होता है, अगर भाई बहन स्कूल में पढ़ रहे हैं, भाई या बहन बदतमीजी करेंगे छोटे वाले, और जो है बड़े वाले जो हैं उनको सुनना पड़ता है, उनको ब्लेम, हाँ ये पैदा हुए, इसमें भी हमारी गलती है। कैरी द कैन, तो छोटे भाई बहनों की गलती भी बड़े वालों को झेलनी पड़ती है। खैर हमारे घर में तो उल्टा था, ठीक है, हमारे घर में तो उल्टा था भाई। तो दैट इज एक्सेप्ट द ब्लेम। टेक टाइम बाय द फोरलॉक, टेक टाइम बाय द फोरलॉक। फोरकास्ट एन इवेंट, फोरकास्ट टाइम, टॉक वंस ओन टाइम, प्रिपेयर फॉर एक्शन बिफोर टाइम। टेक टाइम बाय द फोरलॉक,
टेक टाइम बाय द फोरलॉग, ये एक इसको भी हम समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे पर्सोनिफिकेशन का उदाहरण दे रखा हो। एक्ट क्विकली एंड डिसिसिवली, एक्ट प्रिपरेशन फॉर एक्शन बिफोर टाइम, बिल्कुल सही, द आंसर इज डी। समय रहते किसी काम की रूपरेखा बना लेना, तो दैट इज डी। अब एरर वाले क्वेश्चन है कुछ, यहाँ तक वोकैब वाला जो पार्ट है, एक काम करते हैं वोकैब वाले पार्ट को फटाफट रैंडमली पूछूंगी, है ना, इसको जो करवा दूं फिर रैंडमली पूछूंगी। चलो यहाँ पर ये इसको स्पॉट द एरर्स देखो जरा। एज वी सी शी अपीयर्स टू बी अनरीजनेबल एंशियस अबाउट प्लीजिंग हर, बताओ क्या गलती है। एज वी सी शी अपीयर्स टू बी अनरीजनेबल एंशियस अबाउट प्लीजिंग हर, सी बताई है, गलती सी में है क्या ये बताओ पहले। बिल्कुल सही, यहां पर गलती ये है कि एंशियस जो है वो एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई कर रहा है वो एडवर्ब करेगा, तो इसीलिए इसमें आएगा अनरीजनेबली एंशियस, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 34, तुम तो होशियार हो गए। द लैंडस्केप ऑफ कश्मीर इज बाय फार मोर एन्चेंटिंग ऑफ ऑल, द लैंडस्केप ऑफ कश्मीर इज बाय फार मोर एन्चेंटिंग ऑफ ऑल। अब यहाँ पर कंपैरिजन जो किया जा रहा है ऑफ ऑल से किया जा रहा है, और मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी ऑफ ऑल आता है तो सुपरलेटिव डिग्री लगती है, तो मोर एन्चेंटिंग की जगह क्या आएगा, बाय फार द मोस्ट एन्चेंटिंग ऑफ ऑल, बाय फार द मोस्ट एन्चेंटिंग ऑफ ऑल की वजह से सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। दिस वाइडली पब्लिश्ड बुक आना चाहिए था, दिस वाइडली पब्लिश्ड बुक, यहाँ पे बुक लिख देती हूँ मैं, इज नॉट मच डिफरेंट देन द वन विच आई हैव बीन यूजिंग। दिस वाइडली पब्लिश्ड, क्या गलती है बेटा, बी में क्या गलती है, नहीं। डिफरेंट के बाद एक प्रेपोजिशन आता है, आप शायद भूल गए हो, डिफरेंट के बाद कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, यस अब तुमने बिल्कुल सही। दिस वाइडली पब्लिश्ड बुक इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम द वन विच आई हैव, देन की जगह फ्रॉम लगेगा, इज नॉट मच डिफरेंट, डिफरेंट के बाद जो प्रेपोजिशन आता है वो फ्रॉम आता है, पढ़ के देखो। और अगर आप यहाँ पे लिखते हो मच डिफरेंट, तो मच डिफरेंट, हाँ जी बिल्कुल रहता है, इवन वो तो जो है मच तो मोर के आगे भी लग जाता है, ही इज जो है ही इज मच मोर कॉम्पिटेंट, ठीक है। तो मच तो जो होता है, मच क्या होता है, मच तो केवल एक एडवर्ब होता है जो डिग्री बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, देन देख के मोर कर दिया, वही तो बताती हूँ, आपने ये देखा कि डिफरेंट के बाद फ्रॉम आता है, मच डिफरेंट फ्रॉम, यहाँ पर आपका जो प्रेपोजिशन लगेगा वो देन नहीं लगेगा, फ्रॉम लगेगा, ठीक है। अब जरा ये वाला देखो, ये भी हम लोगों ने फिक्स प्रेपोजिशंस में किया था। लता पार्टेड विद हर मदर विद टीयर्स बट द जर्नी टू दिल्ली, बिल्कुल सही। लता पार्टेड ए में नहीं है, गलती बी में है। लता पार्टेड फ्रॉम हर मदर, पार्टेड विद अ थिंग, पार्टेड फ्रॉम अ पर्सन, तो विद की जगह यहाँ फ्रॉम आएगा। लता पार्टेड फ्रॉम हर मदर, तो पार्टेड के बाद जो प्रेपोजिशन आएगा वो फ्रॉम आएगा। नेक्स्ट इज 37, although there are some similarities in the qualifications of both the candidates, the difference among them are considerably pronounced। अब ये तुम्हें, मुझे नहीं याद, तुम्हें ये याद है नहीं याद है, मैंने तुम्हें प्रेपोजिशन में बताया था, ये बताओ क्या गलती है। अब वाह जियो मेरे लालो, बिल्कुल सही, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें ये चीज बताई थी कि डिफरेंस हो तो चाहे कितने भी लोग हों वहां बिटवीन आता है, याद आया, ठीक है बिल्कुल। तो ऑल्दो देयर आर सम सिमिलैरिटीज इन द क्वालिफिकेशंस ऑफ बोथ द कैंडिडेट्स, द डिफरेंस अमंग देम, हाँ यहाँ पे तो बोथ लिखा हुआ है, अगर बोथ नहीं भी होता तो भी हम यहाँ पर बिटवीन ही लगाते, क्योंकि डिफरेंस के बाद बिटवीन आता है। अगर हम यहाँ पे ये भी मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्रोज, जैकडॉज एंड करके मैंने आपको बताया था कि वो, तो मैंने आपको बताया कि अगर उससे ज़्यादा भी होता है तो डिफरेंस वर्ड के बाद बिटवीन लगाते हैं। तो ऑल्दो देयर आर सम सिमिलैरिटीज इन द क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स, अगर ऑल भी होता तब भी हम क्या लगाते हैं, डिफरेंस के बाद बिटवीन ही लगाते। तो यहाँ अमंग की जगह क्या आ जाएगा, बिटवीन जो है वो, चाहे दो से ज़्यादा हो, ये मैंने आपको बताया था। एंड लगाने पर बिटवीन चाहे दो से ज़्यादा हो, यहाँ इतने सेंटेंस को पूरा कर। अब जरा पैसेज है, पैसेज पढ़ो और फिर उसके बाद हम क्या, देखो पैसेज है, ज़्यादा बड़ा पैसेज तो ये है नहीं,
ठीक है, और उसके बाद इसके क्वेश्चंस हैं। तो मैं सोच रही हूँ 38, 39, 40, 41 एंड 42 एंड 43 इस पे ख़त्म हो रहा है। चलो तुम्हारे साथ साथ पैराग्राफ मैं भी पहली बार पढ़ूंगी, देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज फॉर अस टू रियलाइज दैट अ सिटी नीड नॉट बी अ फ्रस्ट्रेटर ऑफ लाइफ, इट कैन बी अमंग अदर थिंग्स। मैंने आपको पैराग्राफ सॉल्व करते हुए ये चीज़ बताई है कि नेवर एवर ट्राई टू ट्रांसलेट द पैसेज वर्ड फॉर वर्ड, है ना, मैंने आपको ये कई बार बता चुकी हूँ। The first step is for us to realize that a city need not be a frustrator of life. It can be, among other things, a mechanism for enhancing life, for producing possibilities of living, which are not to be realized except through cities. But for that to happen, deliberate and drastic planning is needed. यहाँ तक जो मेन पॉइंट्स आए, क्या आया कि सिटी लाइफ जो शहर होने चाहिए, दे शुड नॉट बी फ्रस्ट्रेटर. It can be, among other things, a mechanism for enhancing life, for producing possibilities of living, which are not to be realized except through cities. But for that to happen, deliberate and drastic planning is needed. Towns, as much as animals, must have their system of organs. यहाँ पर ये important point आया कि टाउन्स का भी एनिमल्स की तरह एक ऑर्गन्स का सिस्टम होता है. दोज फॉर ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेशन आर एन ऑब्वियस एग्जाम्पल. What we need now are organ system for recreation, leisure, culture, community expression. This means abundance of open space, easy access to unspoilt nature, beauty in parks and in fine buildings, gymnasia, swimming, baths and recreation grounds in plenty, central spaces for celebration and demonstrations, हॉल्स फॉर सिटीजन. जैसे आजकल आप लोग देखते हैं कि जब ये पूरा का पूरा टाउनशिप बसाई जाती है तो उनमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि एक कम्युनिटी हॉल होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, पार्क होना चाहिए, बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए. और सेंट्रल स्पेसेस फॉर सेलिब्रेशंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन हॉल्स फॉर सिटीजन मीटिंग, concert halls and theaters and cinemas that belong to the city. And the buildings must not be built anyhow or dumped down anywhere. Both and their grouping should mean something important to the people of the place. ये आपका पैराग्राफ था. अब इससे पहले कि मैं इसके क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाऊं, आप लोग जो है एक बार इस पैराग्राफ को अपनी नज़र से निकाल लो. जब यहाँ तक पढ़ लो तो मुझे बता देना, फिर मैं जो है आगे बढ़ूंगी, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगी. आप ही के साथ मैंने भी पढ़ा है, मैं भी आपके साथ ही सॉल्व करूंगी. जब यहाँ तक पढ़ लो तो मुझे बता देना. बढ़ जाऊं आगे? चलो. यहाँ तक हो गया? अब यहाँ से देखिए, कहीं भी कचरा नहीं होना चाहिए, कहीं भी बिल्डिंग कहीं भी नहीं बना देनी चाहिए. चलिए अब ये क्वेश्चंस को आप देखिए, और क्वेश्चंस को भाई जब छोटा पैराग्राफ होता है तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे भी वो पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं. तो आपको यहाँ पर देखना है, cities can be made to provide full facilities for life only if. ऑप्शन देखो और बताओ. These can be mechanically developed, proper transport system, cinemas, theaters and concert halls. These are thoughtfully and vigorously designed to serve people's need. Cities can be made to provide full facilities for life only if. बताओ. बिल्कुल सही. द आंसर इज डी. वेरी गुड. जब उनको सोच समझकर बनाया जाता है लोगों की उम्मीदों के हिसाब से. तो आंसर इज डी. वेरी गुड. बहुत कम समय में जवाब देना, वही आप लोगों को सीखना है. अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज वुड बी Town versus Animals, the need for planned cities, transport and communication, the need for entertainment centers in a city. And that is B, the need for the planned cities. बिल्कुल सही जवाब. Question number 40. City need not to be a frustrator of life means. A city need not to be a frustrator of life means that
One does not accept fulfillment of life from a city. City life provides all the essential. A city does not necessarily lift man's standard. A city should not defeat the fulfillment of life's aspirations and aims. And that is, श्वेता ने सबसे पहले जवाब दिया है, and the answer is that is a city need not to be a frustrator of life. Means it means one does not accept fulfillment of all life's requirement from a city. City life provides all the essential needs of life. A city does not necessarily lift man's standard of living. A city should not defeat the fulfillment of life's aspirations. बिल्कुल सही जवाब है, 40 का आंसर है डी. सही है जी, डी सही है. कि city need not be a frustrator of life, मतलब a city should not defeat the fulfillment of life's aspirations and aims. ठीक है जी, डी आंसर. Which one of the following has the opposite meaning to the word frustrator? Promoter, applauder, approver, executor. नहीं, फ्रस्ट्रेट करना है, रोकना होगा, तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए? अप्रूवर का मतलब तो किसी चीज को सहमति देना होगा, दैट इज ए, प्रमोटर. फ्रस्ट्रेटर का उल्टा होना चाहिए प्रमोटर, दैट इज प्रमोटर. तो आंसर होगा ए. तो ये यहां पर एक में गलती करी गई है. 42. द बिल्डिंग मस्ट नॉट बी बिल्ट एनी हाउ और डम डाउन एनी वेयर. द स्टेटमेंट इंप्लाइज दैट बिल्डिंग बिल्डिंग जो है कहीं भी कैसे भी नहीं बना देनी चाहिए, इस का क्या मतलब है? देखिए, should be built with suitable material, should be constructed according to the some suitable design, not indiscriminately, should be scattered to provide far more open spaces, should be built to enable citizens to enjoy nature. स्क्रॉल कर दिया. क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें ये है, द बिल्डिंग मस्ट नॉट बी बिल्ट एनी हाउ और डम्प डाउन एनीवेयर. तो इसमें ये जो क्वेश्चन है, बोथ दे एंड देयर ग्रुपिंग शुड मीन समथिंग इंपॉर्टेंट टू द पीपल ऑफ द प्लेस. तो इसका मतलब है, तो इसमें यही होना चाहिए, शुड बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू सम सूटेबल डिजाइन या नॉट इनडिस्क्रिमिनेटली. नहीं, and the building must not be built anyhow or dumped down anywhere. Both they and their buildings grouping should mean something important to the people of the place. यही होना चाहिए. आई थिंक बी होना चाहिए. इसमें सी दिया हुआ है मगर मुझे भी बी लग रहा है. बी होना चाहिए कि सूटेबल डिजाइन होना चाहिए, एवी नहीं बना देना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रास्टिक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रास्टिक? ऑर्डरली, पावरफुल, कंसिस्टेंट, डिटरमाइंड. इस पैसेज के हिसाब से बताना. पावरफुल. द आंसर इज पावरफुल. ड्रास्टिक का मतलब, ओहो आज तो इस बार तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन ठीक हो गए, बल्ले बल्ले हो गई तुम्हारी. तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे. अभी जो है ये आपका था. अभी धीरे धीरे आप बहुत अच्छा सा इम्प्रूव कर रहे हैं. चेंज इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग. सिनोनिम नहीं आए, आ तो गए. सबसे पहले तो सिनोनिम ही करवाए थे, बावली कहीं की हैं. और बहन, शुरुआत में सिनोनिम से तो करवाए थे, तू लेट आई थी क्या? ये क्या थे? ये क्या थे फिर? ये हाँ, तुम आए ना होंगे, 1 घंटा हो गया, सिनोनिम नहीं आया. अच्छा, तुझे नहीं आया है. हाँ, ये तो होता, कोई बात नहीं. अब एक क्विक रिवीजन अगर करेंगे तो बता. अच्छा, अब बताना फटाफट, ये इसमें रेस्टिव का क्या मीनिंग है, जरा बताना फटाफट. रेस्टिव इज रेस्टलेस. ब्रोबीट, ब्रोबीट, टुबुली, पेट्यूलेंट. एंटोनिम बताना है, बताना जरा एंटोनिम पेट्यूलेंट का. दैट्स डी. पेट्यूलेंट बैड टेम्पर्ड, इसका उल्टा होगा काम. लैकोनिक, लैकोनिक का क्या मतलब होता है? दैट इज
जो है यूज लेस वर्ड्स इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, दैट इज टॉकेटिव. एग्नी, प्लेजर. हो गया. चलो बस अभी तो ये ऐसा होता है ना, अभी के समय तो ताजा ताजा है. अभी और भी तो रिवीजन लगातार जो है अब अगली क्लास में आके पहले रिवाइज करवा लो, देखो कितना तुम्हारा पक्का हो जाएगा ना, फिर कि तुम्हें क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा. चलो मिलते हैं आप कल. बाय बाय. टोकन एक्सपायर्ड हो गया अब इसका.